नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक थर्ड वार के बारे में। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, आपको 3 युद्ध हुए थे, इसके बारे में पहले हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, एक एक वीडियो को अच्छे प्रकार से कंटिन्यू चल रहे हो, तो आराम से आपको समझ में आता होगा, वीडियो में आपको मजा भी आता होगा। ठीक है नहीं? चलो तो बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे कर्नाटक का थर्ड वार। हमने 2 बार देख रखे कर्नाटक के, जो किस किसके बीच होते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजों को लेकर। वही एक ही मुद्दा था, क्या था? व्यापार, है ना। चलो बात करेंगे, आज हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं दोनों कर्नाटकों को। पहले कर्नाटक युद्ध होता है वो कब होता है, तो आपको 1754, है ना, 1756 से स्टार्ट होता है। और बात करेंगे 1748 से, 1746 से स्टार्ट होता है ना। पहले की बात करें कब से, तो आपको 1746 से स्टार्ट होता है और 1748 तक चलता है। ठीक है ना, आप सभी को पता है। यहीं पर क्या देखने को मिलेगी, यहीं पर एक संधि देखने मिलती है, जिसे एक्स-ला सेपेल की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहोगे एक्स-ला सेपेल की संधि होती है, एक्स-ला सेपेल की संधि होती है, जिसके तहत क्या होता है, यह संधि कब होती है? 1748। इसी के तहत कर्नाटक युद्ध को, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध को स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें किसी को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है ना। और यहां पर जिसको जो क्षेत्र था वो वापस दे दिया जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। बात करेंगे अब किसकी, सेकंड की बात करें, रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड वार कब हुआ था, तो आपको 1 साल के बाद 1749 से लेकर 1756 तक चला था। ये 5 वर्षों तक चला था, सॉरी 54 तक चला था, है ना। ये 54 तक चला था, ये 2 वर्ष तक चला था, वैसे 4 वर्ष तक चला था, ये 44 में चला था, 44 से लेकर यहां तक। ठीक है ना, 44 से लेकर यहां तक। मगर बात करेंगे ये वाला जो अपना था वो चला था 1749 से लेकर 1754 तक। कौन सा? 1749 से लेकर 1754 चला था। और यहां पर संधि होती है कौन सी? पुडुचेरी की संधि। कौन सी? पुडुचेरी की संधि मिलेगी, है ना। पुडुचेरी की संधि यहां पर देखने को मिल जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पुडुचेरी की संधि कब हुई थी, आपसे पूछ लेगा तो कब हुई थी, आपको 1754 में। इसी के तहत क्या होती है, आपको इसको समाप्त कर दिया जाता है, सेकंड कर्नाटक युद्ध के बारे में। ये हमने दोनों कर्नाटक को यहां पर रिवाइज किया। अब हम देखेंगे आज का तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो कब होता है, आपको 3 साल के बाद स्टार्ट होता है ना। आप कहोगे हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 56। अब स्टार्ट कब होगा, आप कहोगे 2 साल के बाद। यहां पर 1 साल, अब 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। 2 साल के बाद स्टार्ट कब होता है? 1756 में स्टार्ट होता है और 7 साल तक युद्ध चलता है, 1763 तक। कितना? 7 साल। पहला चला था 4 साल, फिर चला 5 साल, अब चलेगा 7 साल। कब? 56 से लेकर 63 तक चलेगा। ये आपको इतनी डेट तो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी एक संधि देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं पेरिस की संधि। संधि भी यहीं पर याद कर लो, कौन सी कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। जो कब होती है, लास्ट डेट यहां पर याद कर लो, 1763 में। 1763 में आपको क्या मिलेगी, आपको पेरिस की संधि। तो तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने संधि देखी, कब कब हुआ। अब हम थर्ड कर्नाटक युद्ध के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसी की ओर चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं है क्या क्या चीज, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे होंगे। ठीक है भी, चलो स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी के लिए। तो बात करेंगे पुडुचेरी की संधि। अभी हमने देखी थी पुडुचेरी की संधि के बारे में। पुडुचेरी की संधि अभी हमने डिस्कस किया था कि 1754 में, है ना, खत्म होता है, फिर 1756 में सेकंड स्टार्ट होता है और 5 साल तक चलता है ना। 56 में स्टार्ट, सॉरी 56 में खत्म हो जाता है ना। ये कब चलता है, तो आपको 48 में, 48, 54, 56 में चलता है, 56 में चलता है और 5 साल तक चलता है ना। सॉरी 48 में खत्म हुआ, वो वाला 48 में खत्म होता है, फिर 49 में चलता है, ये 49 में चलता है और 54 में जाकर खत्म हो जाता है ना। तो ये वाली संधि कब मिलेगी? 1754 में। ये वाली संधि जो होती है वो 1754 में सेकंड वर्ल्ड वार को, सेकंड कर्नाटक युद्ध के लिए क्या करती है, खत्म करती है ना। सेकंड कर्नाटक युद्ध को 1754 में क्या करती है, खत्म करती है। ये आपको पता ही है, पुडुचेरी की संधि होती है। और क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वार ठंडा पड़ जाता है। ठीक ना, तो पुडुचेरी की संधि के बाद भी कर्नाटक में अनिश्चितता, मतलब दोनों में झगड़े वगैरह, अनिश्चितता, सोच विचार का ऐसा कोई माहौल का वातावरण बना रहा। मतलब अनिश्चितता, एक दूसरे से झगड़ा गर्दी का माहौल तब भी बना हुआ था। किसकी संधि के बीच?
पौंडीचेरी की 1754 वाली संधि के बीच, है ना, 1754 वाली संधि के बीच बना रहा। बात करते हैं, इसका कारण यह था कि यद्यपि फ्रांसीसी कर्नाटक में अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि फ्रांसीसी थे वो क्या रह गए थे, वो असफल रहे थे। अब डुप्ले कहां चला गया, डुप्ले चला गया था कहां पर, फ्रांस में, और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो चुकी थी, है ना, आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है, करने में असफल रहे थे। लेकिन हैदराबाद में उनकी शक्ति असंदिग्ध रूप से स्थापित हो गई थी, क्योंकि हैदराबाद में कौन था, बुसी नाम का एक था, आपको सबको पता है, बुसी नाम का एक सेना अधिकारी था। उसके तहत क्या था, हैदराबाद ही एक सुरक्षित रह गया था। हैदराबाद और पुदुचेरी किसके पास, पुदुचेरी की संधि होती है, पुदुचेरी वापस दे जाता है किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। और एक राज्य होता है जिसका नाम होता है हैदराबाद। हैदराबाद को ब्रूसी के संरक्षक के अनुसार ब्रूसी के हाथ में दे दिया जाता है, जो फ्रांसीसी का ही एक सेनापति होता है। बात करेंगे हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम होता है कौन, आपको सलाबत जंग, कौन था, सलाबत जंग, जो निजामुल मुल्क का कौन था, निजामुल का बेटी का लड़का था, है ना। तो आपको निजाम सलामतगंज एक दुर्बल व्यक्ति था, और ब्रूसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना उसकी रक्षा कर रही थी। ब्रूसी कौन था, ब्रूसी सेना अधिकारी था। और जो बात करते हैं उसका, जो इस समय हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठा था, गद्दी पर तो निजाम सलाबतगंज बैठा था, मगर जो पूरा कार्यभार संभाल रहा था वो कौन संभाल रहा था, फ्रांसीसी ब्रूसी संभाल रहा था, है ना। ब्रूसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इसकी रक्षा के लिए आवश्यक थी। ब्रूसी दूरदर्शी और सफल व्यक्ति था। इसने बड़ी योग्यता से निजाम की रक्षा की और अपनी स्थिति को दृढ़ बनाया। अंग्रेजों की भी पांडुचेरी की संधि में उनकी स्थिति को स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन वे इससे असंतुष्ट थे। भी पांडुचेरी वापस कर दिया, हमें हैदराबाद भी लेना चाहिए था, ये इनकी पूरी मकसद की, क्योंकि फ्रांसीसियों को सिर्फ कहां पर, पुडुचेरी तक ही सीमित किया जाए, मगर फ्रांसीसी चाहते थे हमें मद्रास भी मिल जाए। तो दोनों में इसी कार से क्या रहे, झगड़े रहे, ठीक है ना। मगर फ्रांसीसी को किसी कारणवश, ब्रूसी के कारणवश और सफदरजंग के कारणवश क्या मिल गया, इनको हैदराबाद मिल चुका था। अंग्रेजों की यही लालसा थी कि इनको हैदराबाद ना मिले। तो बात करते हैं, अंग्रेजों को भी पांडुचेरी की संधि में उतनी स्थिति स्वीकार, संधि की उसकी स्थिति को स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन उनमें उनसे असंतुष्ट थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों लोग असंतुष्ट थे। दोनों ओर फ्रांसीसी भी कर्नाटक में अंग्रेजों के प्रभुत्व से असंतुष्ट थे। बात करते हैं, इससे कर्नाटक की राजनीति स्थिति अनिश्चित बनी रही थी। अभी संधि तो हो गई थी, मगर संधि के अनुसार शांति मुक्त नहीं हुई थी। संधि अभी नहीं मिली है, अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों में घृणा के भाव ही पैदा हुए हैं। तो बात करते हैं, इस समय मराठे जो थे वो उत्तर की राजनीति में फंसे हुए थे, क्योंकि वो मुगलों से युद्ध कर रहे थे। उस समय इनके इधर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। बात करते हैं, फंसे हुए थे, और 1761 में उन्हें पानीपत के तृतीय युद्ध में, आपको सबको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच। हरियाणा पानीपत के युद्ध हुआ था, है ना, अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच, क्योंकि ये लोग क्या थे, उत्तर में व्यस्त हो गए थे, है ना, और ये इधर की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है ना। बात करते हैं, तृतीय युद्ध में भीषण पराजय का सामना करना पड़ा था, किसके लिए, मराठों के लिए। बड़ा बात करते हैं, इससे अंग्रेज और फ्रांसीसी तृतीय कर्नाटक युद्ध बिना उसके हस्तक्षेप से लड़ सके, बिना मराठा, बिना मुगल के हस्तक्षेप से। यहां पर ये लोग फ्रांसीसी और क्या कर रहे थे, इनको छूट मिल चुकी थी कि वो लोग तो उधर व्यस्त हैं, हम लोग यहां व्यस्त हो जाएं, है ना, हम दोनों में से एक का क्या जाए, डिसाइड हो जाए। तो यहां पर डिसाइड होता भी है, बाद में हम उसके बारे में देखेंगे। अब बात करेंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे, है ना, सेकंड युद्ध के कारण क्या थे कर्नाटक युद्ध के, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, पांडुचेरी की संधि से कर्नाटक में शांति स्थापित नहीं हुई। 1756 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवार्षिक युद्ध के कारण युद्ध आरंभ हो गया था। जो साप्ताहिक वर्ष युद्ध था वो कहां पर चल रहा था, वो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था, देशों में चल रहा था वहां पर, और यहां पर कंपनियों में भी झगड़ा चल रहे थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आरंभ हो गया था, कब, 1756 में। सप्तवार्षिक युद्ध मूल रूप से ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के मध्य आरंभ हुआ था। वैसे तो देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के मध्य हुआ था, मगर इन लोगों ने, एक बंदे ने इधर सपोर्ट किया, एक बंदे ने उधर सपोर्ट किया, के मध्य आरंभ हुआ। इससे
फ्रांस जो थे वो कहां चले गए, फ्रांस ने कर दिया ऑस्ट्रिया का सपोर्ट, और जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने कर दिया प्रुसिया का सपोर्ट किया। ठीक है ना, सपोर्ट मतलब जीप से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इस वजह से आवाज कुछ अलग निकलती होगी, कोई बात नहीं। बात करेंगे फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया, कैसे याद करेंगे, फ्रांस में आपको रा मिलेगा और ऑस्ट्रिया में आपको रा मिलेगा नीचे, याद हो जाएगा। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ सपोर्ट किया और इंग्लैंड ने प्रुसिया के साथ सहायता की, है ना। और यहां पर क्या मिला, यूरोप में भी युद्ध यहां पर छिड़ चुका था। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने प्रुसिया की सपोर्ट की, किस सहायता से कर रहा था। अंततः भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बनाकर संतुष्ट थे। जो कर्नाटक था, कर्नाटक पहुंच गया था किसके हाथ में, मोहम्मद अली के बीच में, मोहम्मद अली को नवाब बना दिया था अंग्रेजों ने। और बात करेंगे जो हैदराबाद का था, हैदराबाद का कौन था, आप हो गए बैठा कौन था, रंग था, है ना, हमने देखा था ब्रूसी के अधिकारी था, ब्रूसी के अधीन कर दिया था निजाम के लिए। तो बात करेंगे नवाब बनाकर संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व आशक्त था, मतलब उन्हें गवारा था किसका, कि हैदराबाद पर अपना अधिकार होना चाहिए था, ये अंग्रेज लोग चाह रहे थे, है ना, ये इनका मकसद था। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व अशाह था, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि फ्रांसीसी किस पर, हैदराबाद पर अधिकार करने में सक्षम हो, मगर वहां पर संधि के अनुसार इनको हैदराबाद दे दिया गया था फ्रांसीसियों के लिए। यही मुख्य कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, सेकेंड कर्नाटक युद्ध। बात करेंगे ब्रूसी को हटाने के लिए वे 1754 ईस्वी से ही प्रयत्न में थे कि ब्रूसी को यहां से हटा दिया जाए। जब 1754 में सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, जब संधि मिलती है पौंडुचेरी की, उसी समय से ये होते हैं कि भाई ब्रूसी को यहां से हटा दिया जाए, चाहे निजाम बना रहे वो, है ना, उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ब्रूसी यहां से हट जाए, मतलब ये था। मगर ब्रूसी के नेतृत्व में ही यहां पर सारी की सारी सेना चल रही थी। तो बात करेंगे युद्ध की घटनाओं के बारे में, देखेंगे युद्ध की क्या क्या घटनाएं रही, ठीक है ना। तो बात करेंगे फ्रांस में अब डुप्ले की नीति में, डुप्ले के नीति के महत्व को समझा जाने लगा था। जो डुप्ले की नीति पहले हुआ करती थी, पहले डुप्ले की नीति को इन्होंने नहीं माना, अब जब गलती खाई डुप्ले गए मर, अब यहां पर बात हो रही है डुप्ले की, कि डुप्ले अगर होता तो आज ये काम ना होता और हम लोग कैसे होते, भारत में एक प्रकार से पैर पसार लिए होते। तो बात करते हैं समझा जाने लगा। अंततः फ्रांस की सरकार डुप्ले की नीति पर चलना चाहती थी। उसने जो गोंडेहू था, जब दूसरी संधि हुई थी डुप्ले की, उस समय डुप्ले के अनुसार पांडुचेरी की संधि होती है। पांडुचेरी के डुप्ले की जगह पे कौन आता है, फ्रांस का गवर्नर, तो आपको वो आता है गोंडेहू। कौन आता है, गोंडेहू आता है, कि शांति नीति का अस्वीकार कर दिया और उसने एक योग्य, क्योंकि जो गोंडेहू था वो शांति चाहता था। अगर शांति में रेड मर जा रही थी, है ना, अंग्रेज लोग इनसे सब लोग छीनते जा रहे थे, है ना, अंग्रेज लोग अशांति चाहते थे और ये लोग शांति चाहते थे। तो फ्रांसीसियों ने फिर कहा कि भाई शांति का जमाना अब नहीं है, गोंडेहू जी अब आप ऐसा करें, युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। फिर गोंडेहू जी को वापस बुला लिया जाता है। बात करेंगे सेनापति काउंट डी लैली, अब कौन जाएगा, अब सेनापति फ्रांसीसियों का जाने वाला है कौन, तो आप कहोगे काउंट डी लैली नाम का एक विशाल सेना लेकर कहां जाएगा, आप कहोगे एडमिरल डी अच्छे की अध्यक्षता में जहाजी बेड़ा भेजा गया। कहां पर, भारत में। अब भारत में बेड़ा भेज रहे हैं, ठीक है ना। गोंडेहू की जो शांति की जो नीति थी उसको छोड़ दिया गया है। अब यहां पर कौन, सेनापति काउंट डी लैली कहां जा रहे हैं, लैली कहां जा रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ा सेना का बेड़ा लेकर आ रहे हैं। 1758 ईस्वी में वे भारत पहुंचे। 1758 ईस्वी में भारत पहुंच जाते हैं। इसके पूर्व 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को जीतकर अंग्रेज अपना प्रभुत्व बंगाल में स्थापित कर चुके थे। क्योंकि प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, उस समय अंग्रेजों के बीच होता है, आपको सभी को पता है ना। जो प्लासी का होता है, निजाम होता है हैदर अली का, हैदराबाद का, है ना, ये सारे के सारे वहां पर युद्ध करते हैं। प्लासी युद्ध में क्या होते हैं, अंग्रेज जाते हैं जीत, है ना, निजाम वगैरह
ये सारे हैदर अली वगैरह होता है, ठीक है ना, इसके अनुसार। तो बात करते हैं यहां पर जो होता है, बंगाल में स्थापित कर चुके थे किसका, अपना प्रभुत्व अंग्रेजों ने जता लिया था, वहां पर जीत चुके थे। बात करें पौंडीचेरी का गवर्नर डी ललित एक अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति था। जो पौंडीचेरी का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था डी ललित, एक अयोग्य था और एक भ्रष्ट व्यक्ति था। उसने उस समय मद्रास पर अधिकार नहीं किया जब वहां की सारी सेना बंगाल जा चुकी थी। उस समय अगर डुप्ले होता तो वहां पर अधिकार कर लेता, क्योंकि डुप्ले को पता थी कि कहां पर कौन सी रणनीति चलनी है। मगर ये नए फ्रांसीसी लोग आए थे, इनको कोई भी पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था इनके लिए जो डुप्ले को था। तो यहां पर क्या होते हैं, जब वो मद्रास गए थे उनसे लड़ने के लिए तो मद्रास वालों की हेल्प करते और यहां की सारी उड़ा देते अंग्रेजों की, तो यहां पर फ्रांसीसी जीत सकते थे। मगर एक अयोग्य व्यक्ति यहां पर बैठा था, आपको कौन, डी ललित। डी ललित नाम का एक अयोग्य घटिया एक नाम नपुंसक बंदी यहां पर बैठा था, कहां पर, पुडुचेरी में, ठीक है ना। तो इस वजह से इसने कुछ नहीं किया और जो कि मद्रास बिल्कुल खाली पड़ा था सेना से, है ना, यहां पर वो चाहता तो अधिकार कर सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं। तो बात करेंगे, इसको देखेंगे, अब देखेंगे लैली का फोर्ट सेंट डेविस जीतना। किसका, लैली कहां जाएगा, अब लैली जीतेगा मद्रास का फोर्ट सेंट डेविस जीतेगा, है ना। फोर्ट सेंट डेविस जो अंग्रेजों का केंद्र हुआ करता था मद्रास के अंदर, उसको अब ये जीतेगा कौन, आप कहोगे लैली। लैली एक साप्ताहिक सेनापति था, किंतु उसे भारतीय स्थिति का ज्ञान नहीं था। सीधी बात तो यही थी, क्योंकि वो भारत में पहली बार आया था। भारत की कोई भी राजनीति, कोई भी किसी भी हस्तक्षेप में उसने भाग नहीं लिया था, जितना डुप्ले को था। कोई डुप्ले बहुत सालों से यहां पर रह रहा था, उसे सारी की सारी राजनीति के बारे में पता था कि कैसी राजनीति कहां चलना है और यहां पर कैसे कैसे राजा रहते हैं, कैसे कैसी जनता यहां पर रहती है। मगर लैली के बारे में यह कोई भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए यहां पर वो एक प्रकार से अशिक्षित होता है, एक प्रकार से नई जगह जाता है तो बंदा अशिक्षित ही हो जाता है। तो यहां पर बात करें, लैली एक साप्ताहिक सेनापति था, किंतु उसे भारतीय स्थिति का ज्ञान नहीं था। फ्रांस की सरकार ने उसे अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण करने और व्यापार को नष्ट करने का आदेश दिया था। पौंडीचेरी पहुंचकर उसने 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविस पर आक्रमण करने के उस पर अधिकार कर लिया था। यहां पर जो अंग्रेज जो लोग थे उनको हराकर मारकर वहां पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। बात करते हैं, इसके बाद ही वह मद्रास पर आक्रमण करके कर्नाटक के अंग्रेजों से शक्ति नष्ट कर देना चाहता था। कहां पर, मद्रास की ओर तो बढ़ चुका है, मद्रास पे तो अधिकार कर लिया उसने। कहां पर, तो आपको ये देखो फोर्ट सेंट डेविस में जहां पर केंद्र हुआ करता था, अब वो कहां बढ़ता है, अब वो कर्नाटक की ओर बढ़ता है, जहां पर कर्नाटक में बैठा होता है कौन, तो आपको ऊपर हमने देखा था कर्नाटक में, देखेंगे अभी कौन बैठा था, अभी हमने देखा था ना कर्नाटक में एक व्यक्ति बैठा था। हाँ, कर्नाटक में कौन बैठा था, मोहम्मद अली बैठा था। कौन, कर्नाटक में मोहम्मद अली बैठा था, है ना। यहां पर कौन है, आक्रमण करके कर्नाटक में कौन बैठा था, मोहम्मद अली बैठा था। अब इसे मोहम्मद अली से झगड़ा नहीं लेना चाहिए था, यहां पर मोहम्मद अली से इसे लैली को झगड़ा नहीं लेना चाहिए था। हमें तो अंग्रेजों से मतलब था, अगर लैली से युद्ध करोगे तो वहां की जनता भी क्या होगी, लैली के खिलाफ होगी। तो यहां पर क्या हुआ, पर आक्रमण करके कर्नाटक के अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करना चाहता था। लेकिन इसी समय फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा अंग्रेजी बेड़े से पराजित हो जाता है और वापस कहां चलाता है, वापस फ्रांस चला गया। बस यही एक मुख्य कारण था। यहां पर जो फ्रांसीसी बेड़ा होता है वो अंग्रेजी बेड़ा से समुद्र में जहाज से मतलब हार जाता है, क्योंकि समुद्र का उतना ज्ञान उसे नहीं था। उसके बाद कहते हैं आर्थिक स्थिति इतनी संकटपूर्ण हो गई थी कि लैली को धन प्राप्त करने के लिए तंजौर के राजा पर आक्रमण करना पड़ा। यहां उसने राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त किए, लेकिन तंजौर पर घेरा इतना लंबा चला कि अंग्रेज बेड़ा मुंबई से मद्रास आ गया। कहां से, मुंबई से मद्रास आ गया अंग्रेजी बेड़ा। इससे लैली को तंजौर से घेरा उठाना पड़ा, ठीक है ना,
क्योंकि वहां से जो तंजो इसमें मुंबई गए हुए थे अंग्रेजी बेड़ा, वो वापस आ जाता है यहाँ पर, और फिर लैली को क्या होता है, वहां का जो घेरा हुआ करता था कर्नाटक का, वो उसे उठाना पड़ता है। इस प्रकार लैली को अपने आरंभिक अभियान में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसकी असफलता के कई कारण थे। इसकी लैली के असफलता के कारण कौन कौन थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे, लैली एक कुशल और साहसी सेनापति था, लेकिन राजनीतिक कार्य करने के लिए अनुपयुक्त था। कैसा अनुपयुक्त, मतलब राजनीति उसके अंदर नहीं थी। बात करते हैं, वह ठगी और उग्र प्रकृति का था। कैसा था, ठगी और उग्र, मतलब एकदम फास्ट हो जाना कि तूने ऐसे क्यों किया, है ना, मैं तो मारूंगा तुझे, बस वही बात थी यहाँ पर। तो बात करते हैं, वह ठगी और उग्र प्रकृति का था। उसके असभ्य और उद्धत व्यवहार से कंपनी के कर्मचारी नाराज हो गए थे, अतः उन्होंने उसे सहयोग नहीं किया। द्वितीय कारण क्या था, लैली को गैर सैनिक और सैनिक सभी मामलों में पूर्ण अधिकारी दिए गए थे। मतलब कैसे, सभी मामलों में पूर्ण अधिकारी थे, लेकिन जल सेना पर इसका नियंत्रण नहीं था। उसका नायक डी अचे था। कौन था, उसका नायक डी अचे था, किसका, जल का। इस विभाजन का परिणाम नाशकारक रहा। वास्तव में डी चरे कायर था। कैसा था, वास्तव में डी चरे था, वो कौन था, कायर था। और कायरता के कारण वह मॉरिशस लौट गया। कहां पर, मॉरिशस लौट गया, जो जहाजी बेड़ा हार गया था, उसके बाद वह वापस चला जाता है। तृतीय फ्रांस की सरकार यूरोप था। तृतीय कार जो था वो देखेंगे, तो फ्रांस की सरकार यूरोप तथा यूरोप अमेरिका के युद्ध में फंसी हुई थी और लैली की सहायता ना भेज सकी, क्योंकि जो यूरोप में हो रहा था वो साप्ताहिक युद्ध हो रहा था, है ना, ऑस्ट्रिया सर्बिया के बीच। तो वहां पर क्या करते, वहां पर तो कुछ करने वाले थे नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, उन्हें फ्रांसीसियों के लिए लैली को फ्रांस से कोई सहायता देखने को नहीं मिली। बात करें, लैली फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार करने के बाद तुरंत मद्रास पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन धन की आवश्यकता के कारण उसे योजना में परिवर्तन करना पड़ा और वह तंजौर आक्रमण करने गया। तंजौर से लैली पौंडीचेरी आया, क्योंकि उसे खाद्य सामग्री और गोला बारूद की इकट्ठा करना था। तो यह एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि फ्रांस से उसे सहायता नहीं मिल पाती, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। और वहां के जो राजा वगैरह थे, उनसे भी एक प्रकार से डायरेक्ट दुश्मनी लेना, यह भी क्या थी, एक बहुत बड़ी घटिया राजनीति चाल थी। तो इसकी बात करेंगे, मद्रास पर असफल आक्रमण। कैसा, मद्रास पर असफल आक्रमण के बारे में, लैली के बारे में देखते हैं। तो बात करेंगे, लैली ने अब मद्रास पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी स्थिति निराशात्मक और संकटापन्न थी। अतः संपूर्ण शक्ति से मद्रास पर आक्रमण करने के लिए उसे ब्रूसी को हैदराबाद से बुला लिया। ब्रूसी कहां से आ चुका है, ब्रूसी जो हैदराबाद में जो था, उसे वापस बुला लिया। बात करते हैं, यह उसकी भयंकर भूल थी, क्योंकि हैदराबाद से उसका पूरा नाता टूट चुका था, क्योंकि ब्रूसी ने हैदराबाद से हटते ही फ्रांसीसियों का प्रभाव वहां से समाप्त हो गया। क्लाइव, उस समय कौन था, क्लाइव के आदेश पर कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, कर्नाटक युद्ध के समय जो गवर्नर हुआ करता था अंग्रेजों का, वो कौन हुआ करता था, क्लाइव हुआ करता था। बात करते हैं, इस स्थिति में सलाबतगंज भी अंग्रेजों से मिल गया। जो सलाबतगंज था, जो हैदराबाद का बैठा था, जिसको बनाया था इन लोगों ने, है ना, जिसको डुप्ले ने बनाया था, हैदराबाद, जिसको डुप्ले ने गद्दी पर बैठाया था, आज वही क्या हो गया, वही फ्रांसीसियों का दुश्मन हो चुका है, ठीक ना। बात करें, सलाबतगंज भी अंग्रेजों से मिल गया। ब्रूसी के आने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी सेना वहीं पर उड़ गया था। कहां पर, हैदराबाद में ही छोड़कर आया था। बात करते हैं, फिर भी साहस पूर्वक लैली ने मद्रास पर घेरा डाला, लेकिन अंग्रेजी बेड़े के आ जाने से उसका घेरा उठाना पड़ा। एक कारण यहां पर देखने को यह मिलेगी, असफलता के कारण, ठीक ना। असफलता क्या रही, एक ये असफलता रहती है बहुत बड़ी, ठीक ना, क्योंकि पहली बात तो यही थी, फ्रांस से नाता पूरा टूट चुका था, कोई सहायता नहीं मिल रही थी, जो था देश से ही करना था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बांडीवास का युद्ध। यहां पर बांडीवास का युद्ध आपसे एग्जाम पूछाता है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में क्या देखने मिलेगा, बांडीवास का युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो मद्रास के घेरे के बाद लैली को कोई सफलता नहीं मिली। इसकी कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और सैनिक में गहरा असंतोष, और क्योंकि उसके वेतन नहीं मिल पाया था, बात करते हैं उसने सलाबतगंज और हैदर अली से सहायता मांगी, लेकिन व्यर्थ रहा। क्योंकि वो तो दोनों कहां थे, हैदर अली और सलाबतगंज तो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, तो वो क्यों इनकी हेल्प करते। फिर बात करते हैं इस बीच में अंग्रेजों ने काफी सैनिक एकत्रित कर लिए थे और उसका नेतृत्व सर आयरकूट को दे दिया था। किसको, उसका नेता जो था वो सर आयरकूट अंग्रेज नाम का था, उसको दे दिया था। बात करते हैं उसने लैली को 22 जनवरी 1760 जो होता है कौन सा, बांडीवास का युद्ध, कौन सा, बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में बांडीवास नामक स्थान पर पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। तो यहां पर एक मेन पॉइंट यहां पर यह बनता है कि ये बताओ फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध के बाद हो गया था। तो ध्यान रखना, वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में पूरा अंत हो चुका था। तो बात करेंगे पराजित होने के पश्चात लैली ने पांडिचेरी में शरण ली और 1 वर्ष उसकी रक्षा करता रहा। अंत में शरत समाप्त हो जाने के कारण उसने 1761 में आत्मसमर्पण कर दिया। किसका, 1761 में क्या करता है, जो लैली होता है वो आत्मसमर्पण कर देता है। बात करेंगे बाड़ीवास युद्ध का निर्णायक युद्ध था। बाड़ीवास का युद्ध था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध था। मैंने कहा ना कि फ्रांस यहां पर बिल्कुल अस्तित्व ही इनका समाप्त हो जाता है बाड़ीवास के युद्ध के बाद। बात करते हैं सैलेसन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बांडीवास युद्ध में ड्यूमा और डुप्ले द्वारा निर्मित भवन की भूमि सत्ता कर दिया गया था और पांडुचेरी का भाग्य का भी निर्णय हो चुका था। ठीक ना। तो यहां पर क्या हो गई, जो डुप्ले ने इतनी बड़ी रणनीति बनाई थी फ्रांसीसियों को उभारने के लिए, वो सारी की सारी रणनीति यहां पर डूब चुकी थी। बात करेंगे पेरिस की संधि यहां पर देखने को मिलेगी। अब लास्ट में क्या देखेंगे, पेरिस की संधि 1763। पेरिस की संधि 1763 में हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध का अंत होगा। बात करते हैं इस प्रकार कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य भी युद्ध समाप्त हो चुका था। इस संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों और पुडुचेरी, माही, चंदन, और बात करते हैं यहां पर 3 जो बसते हैं फ्रांस के हाथ में बसते हैं। एक पुडुचेरी उसका मुख्य केंद्र था, माही था, और कौन सा था, चंदनगर। ये 3 जो थे वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए गए, लेकिन वे इनकी किलाबंदी नहीं कर सके थे क्योंकि फ्रांसीसियों को केवल व्यापार को सीमित अधिकार दिया गया था। यहां पर फ्रांस पूरी प्रकार से समाप्त हो चुके थे। सिर्फ फ्रांसीसियों को क्या था, यहां पर सिर्फ व्यापार का अधिकार था कि आप सिर्फ यहां पर व्यापार कर सकते हैं। आप सोचो कि यहां पर अधिकार, आप अब यहां पर राजनीति नहीं कर सकते। यह पेरिस की संधि के अंतर्गत कहा गया था। तो बात करते हैं, कह सकते हैं मतलब फ्रांसीसियों को केवल व्यापार की सीमित अधिकार दिया गया था। बात करते हैं इससे उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। लेनी के असफलता प्रारंभ से ही स्पष्ट थी कि डुप्ले के समान उसे भी फ्रांस में सहायता नहीं मिली। जैसे डुप्ले को फ्रांस की सहायता नहीं मिली थी, उसी प्रकार लेनिन कोई खास सहायता फ्रांस से देखने को नहीं मिली। फ्रांस ने कंपनी के संचालन इस बात को नहीं समझ पाए कि भारत में एक राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। जो फ्रांस के जो लोग नवाब थे, वहां के फ्रांस का जो राजा हुआ करता था, वो ये नहीं समझ पाया कि भारत में हो क्या रहा है ना, भारत में हो क्या रहा है। वो लोग वही समझे कि बस ये राजनीति मतलब एक बार राजनीति चल रही है यहां से वहां, मगर फ्रांस में बहुत बड़ा कुछ कांड हो चुका था। जिस प्रकार से यूरोप में युद्ध चल रहा था, उसी प्रकार से भारत के अंदर भी दोनों कंपनियों के बीच भीषण युद्ध यहां पर देखने को मिल रहा था, संघर्ष चल रहा था। लेकिन पूरी सहायता की आवश्यकता थी। समुद्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण भी लैली की असफलता का कारण था। फ्रांस जो अंग्रेजों का समुद्र पर जो नियंत्रण था वो भी लैली की असफलता का कारण था। बात करते हैं स्थल और नौसेना के सैनिकों के मध्य एक मत नहीं था। जो भी यहाँ का जो फ्रांस थे, पहली बात तो फ्रांसीसी एक भी नहीं हुए थे, है ना। कुछ चाहते थे शांति, कुछ चाहते थे अशांति, मगर जब अशांति की बात थी तो शांति कहां से होती, ठीक ना। चलो बात करते हैं, एक मत होना भी पराजय का कारण था। बात करते हैं लैली ने राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का अभाव था। उसमें राजनीतिक क्षमता कुछ नहीं थी, मतलब वो राजनीति के अनुसार अगर वह भाग लेता तो राजाओं से क्यों युद्ध करता, राजाओं को और अपना
मित्र बनाता। इसके अंदर राजनीति का अभाव था। बात करते हैं उसके उग्र स्वभाव ने भी उसके लिए समस्याएं उत्पन्न की गई। सॉरी, उसके उग्र स्वभाव ने भी उसके लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। उनका अंत भी दुखदायी हुआ, उसका अंत भी दुखदायी हुआ। वह 2 वर्षों तक वास्तली के किले में बंदी बनाया और बाद में अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार से लैली का क्या देखने को मिलता है, अंत देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, अच्छी प्रकार से कहानी सुनते रहना, सब समझ में आएगा। जो पॉइंट्स हो उसको लिखते रहना, बस वही याद करना पड़ेंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। कौन सा? अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। ठीक है भाई, अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या क्या रहे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और अंग्रेज विजयी हुए, लेकिन यह समझा गया कि अंग्रेजों की विजय अप्रत्याशित और अवसरंजय थी। बात करते हैं ठीक नहीं है ना, यह ठीक नहीं है। उसके साथ यह भी मानना कि फ्रांसीसी नेता अयोग्य थे, असंगत थे। कैसे? असंगत थे। वस्तुतः अंग्रेजों की विजय कई कारणों के सम्मिलित परिणाम थी। डुप्ले और लैली निसंदेह योग्य व्यक्ति थे। यह बात तो सही थी कि डुप्ले और लैली क्या थे, बहुत ही अच्छे एक प्रकार से गवर्नर थे, मगर बात करते हैं उन्हें बस सहायता नहीं मिली थी, वरना ये लोग क्या होते, ये लोग फ्रांस को यहां पर स्थापित कर सकते थे। लैली निसंदेह योग्य व्यक्ति थे। बात करते हैं किंतु परिस्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में थी। प्रारंभ से ही फ्रांसीसियों की स्थिति इतनी दुर्बल थी कि संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। ये विभिन्न कारण इस प्रकार हो जाते हैं। पहला कारण यहां पर देखा जाए तो बात करते हैं इस संघर्ष में अंग्रेजों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद भी फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए हैदर अली मराठा जाट मुगल सम्राट, है ना, बात करेंगे हैदर अली मराठे जाट मुगल सम्राट, ठीक है ना, और बात करते हैं शाह आलम की सहायता करते रहे। इन्होंने 1781 से 1783 के में बड़ी संख्या में सैनिक भारत भेजे। उन्होंने टीपू सुल्तान की सहायता की। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। कब? 1803 ईस्वी पौंडीचेरी पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। जो पौंडीचेरी किसके अधीन था? जो अधीन हुआ करता था कभी फ्रांस को दे दिया था पेरिस की संधि के अनुसार। बात करते हैं लेकिन कालांतर में 1418 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस फिर लौटा दी थी। बात करते हैं इसके बाद फ्रांसीसियों ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया कि हम यहां पर राजनीति करेंगे। उनका पूरा प्रकार से मनोबल टूट चुका था और पेरिस की संधि के अनुसार इन्हें मान्यता भी नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से उनका पूरा मनोबल गिर चुका था। उनकी परिस्थितियां, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं अंतिम रूप से समाप्त हो चुकी थी। एक कारण तो हमारा ये देखने को मिल जाता है। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे, अंग्रेज कंपनियों का सुदृढ़ वित्तीय और व्यापारिक स्थिति। क्योंकि अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज बहुत ही सुदृढ़, उनके पास पैसा भी था और व्यापार करने की बहुत सारी सुविधाएं भी थी, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड से बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। सेना वहां से पूरी प्रकार से कांटेक्ट में थी। तो बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी की वित्तीय स्थिति और व्यापार फ्रांसीसी कंपनी के सापेक्ष अधिक सुदृढ़ थी। मगर बात करते हैं मोरलैंड ने व्यापक अध्ययन के बाद यह सिद्ध किया है कि अंग्रेज कंपनी का व्यापार फ्रांसीसियों के 4 गुना था। जो अंग्रेज कंपनियां थी वो फ्रांस से 4 गुना फास्ट थी। बात करेंगे वे फ्रांसीसियों की अपेक्षा अपने सैनिक तथा व्यापारिक संगठन पर अधिक व्यय कर सकते थे। बात करते हैं अंग्रेजों की शक्ति का मूल आधार उनकी आर्थिक शक्ति थी। इसके विपत्ति फ्रांसीसियों का संदेह आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग जो थे उन्हें फ्रांस से सहायता मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि फ्रांस तो वापस ही यूरोप के देशों में व्यस्त था, क्योंकि वो अमेरिका को छीनना चाहता था फ्रांस। वो इसका मतलब नहीं था कि भारत में वो व्यापार करने में कुछ हेल्प करे, इसलिए यहां पर कुछ ज्यादा उन्होंने हेल्प नहीं की। डुप्ले और लैली की असफलता का मुख्य कारण यह था कि वे अपने सैनिकों को वेतन कभी ना दे पाते थे, क्योंकि बात यही थी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा, ऊपर से गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं आएगा, सहायता ही नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से, तो भी इतना वो लोग कैसा कर सकते हैं ना। तो डुप्ले और लैली की
असफलता का मुख्य कारण यह था कि वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पाते थे। बात करते हैं रॉबर्ट्स लिखते हैं कि अंग्रेज यह कभी नहीं भूले कि वे मूल रूप से व्यापारी थे। बात करते हैं दूसरी ओर डुप्ले इस निष्कर्ष पर आया कि भारत में फ्रांसीसियों का व्यापार असफल हो गया था। बात करते हैं अतः सैनिक अभियान के द्वारा ही भविष्य उज्जवल हो सकता था। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। डुप्ले आया था, डुप्ले को नॉलेज थी तो डुप्ले ने इनकी टक्कर रोक ही थी, है ना। मगर उसके बाद लैली आया तो लैली भी राजनीतिक में इतना कमजोर था, जो कि वो सेना तो काफी लेकर आया था मगर सेना कैसी थी, डरपोक थी और वह वेतन के लिए तरस रही थी। एक बात ये भी थी। बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी का उत्तम गठन की बात करेंगे या अच्छा गठन की बात करेंगे तो बात कर देंगे अंग्रेजी कंपनी व्यापारिक का व्यक्तिगत संगठन था। अतः इसके प्रत्येक सदस्य को कंपनी के लाभ के लिए उत्साह रहता था। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो था वो कंपनी के तहत उत्साह रखता था कि हमारी कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तभी तो हमें लाभ मिलेगा, तभी तो हमें बेनिफिट मिलेगा, तभी तो हमें तनख्वाह मिलेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या आए थे, व्यापार के ही मकसद से आए थे कि हम व्यापार करेंगे, अच्छा बस। मगर यहां पर जब आए तो राजनीति देखी और उस राजनीति का लाभ उठाया और हमारे देश पर बहुत सालों तक इन्होंने क्या किया, अधिकार किया। बात करते हैं चूंकि कर्मचारियों की समृद्धि कंपनी की समृद्धि पर निर्भर करती थी। अगर कर्मचारियों, देखो यहां पर लिख रखा है कि कर्मचारियों की समृद्धि, कर्मचारी अगर आगे बढ़ेंगे तो भाई क्यों, तो उन्हें कंपनी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो सरकार पर डिपेंड नहीं थे, वो किस पर थे, वो कंपनी पर डिपेंड थे और कंपनी को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और बात करते हैं अतः वे लगन और परिश्रम से कार्य करते थे। बात करेंगे कंपनी में डायरेक्टर लाभांश पर विशेष ध्यान देते थे। कर्मचारियों की पहल करने और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी और सरकार ने हिस्सेदारों के न्यूनतम लाभ को गारंटी दे दी थी। बात करते हैं अतः कंपनी ने डायरेक्टर और कर्मचारी व्यापारिक वृद्धि पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। कंपनी सरकारी विभाग की तरह संचालित हो रही थी, क्योंकि जो वहां की थी इंग्लैंड वाली, वो तो आपको पता ही, वो हमने पहले पढ़ रखा है, वो एक अंग्रेजी कंपनी थी, मतलब प्राइवेट कंपनी थी। बस उसको लाभ दिया था, उसको बस ये कहा था कि आप जाओ व्यापार करो, 15 साल को अनुमति है बस आपके लिए। 15 साल तक एलिजाबेथ ने क्या किया था, उन्हें कहा 15 साल तक आप व्यापार कर सकते हो भारत में, ये बात कही थी, क्योंकि वो कंपनी के ही डिपेंड थी। मगर ये सरकारी कंपनी थी तो सरकारी काम तो आप लोग जानते हो। बात करें कर्मचारी व्यापार वृद्धि और विशेष ध्यान नहीं देते थे। कंपनी सरकारी विभाग की तरह संचालित होती थी। बात करते हैं इसके कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने या पहल करने का अधिकार नहीं था, सारे के सारे गवर्नरों के अधीन था। बात करते हैं सरकार की नीतियों का भी कंपनी पर प्रभाव पड़ा था, जबकि अंग्रेजी कंपनी पर सरकारी नीति या परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी थी। बात करेंगे इसका, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्ड क्या था। तो बात करेंगे अंग्रेजी कंपनियों की सरकारी सहायता। अंग्रेजी कंपनियों को सरकारी सहायता के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी की सरकार से सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती थी। कंपनी का सरकार पर प्रभाव भी था, क्योंकि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को ऋण दे रखा था और उसके अनेक डायरेक्टर तथा शेयर धारक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। बात करते हैं दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके डायरेक्टर्स और शेयर धारक उच्च पदों पर नहीं थे और सरकारी की नीति को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे। सीधी बात ये हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है और जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी कौन है, सरकार के ही लोग हैं। तो ब्याज जी क्यों नहीं करेंगे, और यहाँ के सरकार लोग हैं नहीं, यहाँ के सारे बाहर के लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट तो किया था मगर एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया था, काम खत्म। बस इसी में कर सकते हो जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यूरोप में और देशों से युद्ध कर रहे हैं, इनका मकसद ये था। बात करेंगे गृह सरकारों के स्वरूप में अंतर। गृह सरकारों के स्वरूप में अंतर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बात करेंगे फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, इसके विपरीत इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र था।
फ्रांस में निरंकुश शासन था और बात करेंगे इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र था। बात करते हैं और वास्तव सत्ता पार्लियामेंट के हाथों में थी। इन तथ्यों पर प्रभाव भी भारत की इन कंपनियों पर पड़ा। फ्रांस का राजा लुई 15वां कमजोर व्यक्ति था। इसकी अपव्ययता से फ्रांसिक आर्थिक संकटों में फंसा हुआ था। इसकी विदेश नीति को दोषपूर्ण थी। विदेश नीति कैसे दोषपूर्ण कि हम दूसरे मतलब आस पड़ोस के लोगों को हड़पना चाहता था। ये बात करते हैं वह उपनिवेशकों की अपेक्षा यूरोप में रुचि लेता था। वो उपनिवेश व्यापार में कोई रुचि नहीं थी फ्रांस की। सिर्फ क्या था, वो यूरोप के जो देश थे उनको बस उनकी जमीन को हड़पना चाहता था। बात करेंगे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पिट एक योग्य और बुद्धिमंत्री है ना, बुद्धिमंत्री था और वह उपनिवेशों का महत्व समझता था। अतः ब्रिटिश राजनीतियों की नीति से अंग्रेजी कंपनी को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है ना, क्योंकि यहां के लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। सीधी बात यह है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करेंगे। अंग्रेजी कंपनी के श्रेष्ठ अधिकारी, किसके? अंग्रेजी कंपनी के श्रेष्ठ अधिकारी के बारे में हम क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे। ठीक है ना, अंग्रेजी कंपनियों के श्रेष्ठ अधिकारी के बारे में बात करते हैं। ये काफी है भी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अंग्रेजों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसके योग्य अधिकारी थे। बात करते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि डुप्ले, ब्रूसी और लेली योग्य, कर्मठ और निष्ठावान देशभक्त थे, लेकिन योग्यता में वे लॉरेंस और क्लाइव की तुलना में निम्न स्तर के थे। सीधी बात तो ये थी। बात करते हैं, डुप्ले सैन्य संचालन नहीं कर सकता था और लेली उग्र स्वभाव का था। बात करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य फ्रांसीसी अधिकारी स्वार्थपरायण थे और अयोग्य थे और बात करते हैं उनमें देशभक्ति की भावना की कमी थी। ला बुडोल ने अंग्रेजों से क्या ली थी, जो बुडेल हुआ करता था, बुडेनो आपको पता है, ये फ्रांसीसी का था, वही जो जहाज लेकर आया था। और इसने क्या लिया था, इसने मद्रास को जीत लिया था, है ना। उसके बाद में कितना लाख रुपए, 50 लाख रुपए के करीब में लेता है और अंग्रेजों को ये वापस कर देता है। उसके बाद ये चला जाता है, मगर जाता तो है, मगर फिर इस मानसून के कारण क्या होता है, जो बुडेनो होता है उसके जहाज पानी में डूब जाते हैं और मुश्किल से बच पाता है। और ये कहां पर, फ्रांस में पहुंचता है खाली हाथ। जैसे आया था वैसे भी नहीं पहुंच पाया, है ना, क्योंकि इसने गद्दारी की थी। बात करेंगे आगे बात करेंगे, बुडेनो ने अंग्रेजों से रिश्वत ली और ब्रूसी ने लेली का सहयोग नहीं दिया, है ना। जो ब्रूसी था, ब्रूसी ने लेली का सहयोग नहीं दिया। बात करते हैं, अंग्रेज अधिक योग्य और देशभक्ति थे। वे मिलकर कार्य करते थे, मगर फ्रांसीसी मिलकर कार्य नहीं करते थे। इनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, एकता अनुशासन तभी तो कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांसीसियों की दुर्बल और दोषपूर्ण नीति। कौन सी? फ्रांसीसियों की दुर्बल और दोषपूर्ण नीति के बारे में हम ये भी कहा था, इसको देखेंगे। फ्रांसीसियों ने मुख्य रूप से 2 गलतियां की थी। प्रथम, उन्होंने व्यापार की अपेक्षा क्षेत्रों को प्राप्त करने पर अधिकार ध्यान दिया था। व्यापार करने की अपेक्षा जो क्षेत्र हुआ करते थे आस पड़ोस के, उनको लूटने के लिए दिया था। बात करते हैं, इसके लिए उनके पास पर्याप्त जनधन की कमी थी। द्वितीय उसका व्यापार या उपनिवेश समृद्ध क्षेत्रों में नहीं था। बात करेंगे, पौंडीचेरी के आधार बनाकर डुप्ले कर्नाटक या हैदर अली को नहीं जीत सकता था। डुप्ले पौंडीचेरी को आधार बनाकर कर्नाटक या हैदराबाद को नहीं जीत सकता था। यह उचित ही कहा गया है कि अगर नेपोलियन या सिकंदर भी पौंडीचेरी को आधार बनाकर अभियान करते तो उन्हें भी सफलता नहीं मिलती। बात करते हैं, मैरियट लिखते हैं कि डुप्ले ने मद्रास को भारत की कुंजी मानने में भयंकर भूल की थी। जो डुप्ले मद्रास को क्या करता था, मद्रास को कुंजी मानता था कि अगर मेरा अधिकार मद्रास पर हो गया तो मैं कहां पर, तो मैं कर्नाटक पर अधिकार कर सकता हूं। मगर यही क्या थी, डुप्ले की एक बहुत बड़ी भूल थी। बात करते हैं, क्लाइव ने इसे बंगाल के रूप में खोजा और पा लिया। क्लाइव ने इसे बंगाल के रूप में खोजा और पा लिया। अगर जो डुप्ले था वो मद्रास को ना लेकर वो बंगाल को अगर जीतता तो इसमें वो हासिल
कर सकता था। राजनीति होती है हर चीज में, तो यहां पर भी युद्धों में भी क्या होती है, राजनीति ही में ही क्या होती है भाई, आगे तुम बढ़ सकते हो, ठीक ना। हर चीज में क्या होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ना। अगर आप राजनीति कर रहे हो, है ना, तब भी क्या होगी, जीत आपकी होगी, मगर आपको राजनीति के तौर पर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। हम युद्ध क्यों पढ़ते हैं, युद्ध इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें कैसे किसी पर वार करना चाहिए, कैसे किसी से बचाव करना चाहिए, इनसे ही क्या मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। तो बात करेंगे बात करें किसकी, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन, कौन सा, अब देखेंगे अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के लिए, ठीक है भाई। तो बात करेंगे 1757 की बात कर रहे हैं, प्लासी कर होता है। तो बात करते हैं, इसमें अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत की विजय कर ली थी और मुगल सम्राट का सबसे समृद्धशाली प्रांत था। इससे उनके आर्थिक साधनों को आशातीत वृद्धि हो गई। इससे वे शक्तिशाली सेना को रख पाए, क्योंकि उन्हें बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्हें काफी धन हासिल हुआ और काफी आर्थिक सहायता देखने को मिली। उसके बाद अंग्रेजों ने शक्तिशाली सेना यहां पर भारत में रखना स्टार्ट कर दी। इसके क्या होता है, इसके बाद यह निश्चित हो गया कि फ्रांसीसी उन्हें किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। बंगाल की जन धन की शक्ति ने अंग्रेज कंपनी को निर्णायक रूप से विजय प्राप्त करवा दी थी। तो मैंने कहा ना, बंगाल में बहुत पैसा, जन धन यहां से लूटा था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट की बात करेंगे। फ्रांस की सरकार को दोषपूर्ण नीतियां, जो फ्रांस की सरकार थी उसकी दोषपूर्ण नीतियां कौन कौन सी रही थी, बात करेंगे। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले और वुरनेडो के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया था, वह भी फ्रांसीसियों की असफलता का कारण था, क्योंकि डुप्ले और वुरनेडो के साथ बहुत ही बड़ा, फ्रांस की सरकार ने डुप्ले और ला वोर्नेडो के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया था, वह भी फ्रांसीसियों की असफलता का कारण था। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले की नीति को नहीं समझा, उसे बदल दिया। इसी कारण लैली को प्राणदंड दिया गया। अगर वह इसको ना चेंज करते और लैली को पहले ही भेज दिया होता तो मद्रास पर अधिकार कर चुके होते, है ना। चलो भी आगे बात करते हैं। इसका फ्रांसीसी उपनिवेशों के अधिकारियों पर दुष्प्रभाव पड़ा था। बात करते हैं इसके अतिरिक्त फ्रांस को यूरोप और अमेरिका में अधिक रुचि थी। जो फ्रांस हुआ करता था वो यूरोप के देश अमेरिका पर दांत गड़ा हुआ था कि अमेरिका को बस लेना है, अमेरिका का हिस्सा लेना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके अतिरिक्त फ्रांस को यूरोप और अमेरिका में अधिक रुचि थी। बात करते हैं इसीलिए उसने भारतीय हितों को बलिदान कर दिया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार कंपनी का डायरेक्टर अपने अधिकारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित भी करते थे, ठीक है ना, जिससे उनमें उत्साह बना रहता था। बात करेंगे डुप्ले और लैली की गलतियों के बारे में। किसकी, डुप्ले और लैली की गलतियों के बारे हम यहां पर देखेंगे। तो डुप्ले ने ब्रूसी को हैदराबाद भेज दिया था। कहां पर, डुप्ले जो था उसने ब्रूसी को कहां भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया था। इससे फ्रांसीसी कर्नाटक पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित करने में असफल रहे और अंग्रेजों ने कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार लैली ने ब्रूसी से हैदराबाद से बुलाकर गलती की। ब्रूसी के आने से लैली को कोई लाभ नहीं मिला था। एक बात यह भी था, अगर सेना लेकर आता तो यहां पर लाभ देखने को मिलता भी, मगर यह सेना कहां पर छोड़ के आया था, यह सेना हैदराबाद में ही छोड़कर आया था। बात करेंगे आगे की ओर, यहां देखेंगे अंग्रेजों की शक्तिशाली सेनाएं। कौन सी, अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना के बारे में बात करेंगे, जल सेना की बात करेंगे। बात करेंगे अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण उसकी शक्तिशाली नौसेना थी। उसने समुद्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा था। वे सरलता से सेना और युद्ध सामग्री इंग्लैंड ले जा सकते थे और इसी प्रकार फ्रांसीसी सेना युद्ध सामग्री को भारत पहुंचाने में अवरुद्ध कर रही थी। बात करते हैं अंग्रेजों के पास मुंबई, मद्रास, कलकत्ता शक्तिशाली नाविक केंद्र थे। बात करते हैं डार्डवेल लिखते हैं कि अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण समुद्री की नियंत्रण था, जो उन्होंने जहाजी बेड़े ने स्थापित किया था। बात करते हैं इस प्रकार का नियंत्रण डुप्ले या लैली की उपलब्धि नहीं थी। सीधी बात तो यह है, डुप्ले नौसेना में और लैली नौसेना में कमजोर थे। बात करते हैं विसेंट स्मिथ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं विसेंट स्मिथ, तो ये लिखते हैं कि लैली का पतन निश्चित था क्योंकि उसके पास
सामुद्रिक शक्ति नहीं थी। बात करते हैं अंग्रेजों की विजय तथा फ्रांसीसियों की पराजय में के विभिन्न कारण का उल्लेख बात करेंगे ऊपर किया गया है। अच्छा, ऊपर कर रखा है इसके बारे में, हमने देख रखा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी कारण का प्रभाव अधिक या किसी कारण का प्रभाव कम हो। वास्तव में सभी कारणों का समग्र और संयुक्त प्रभाव ही विजय का कारण बना था। पीई बात करते हैं टॉबर्स क्या कहना है। पीई रॉबर्ट्स क्या लिखते हैं इसके बारे में, तो बात करते हैं कि इन्हीं सेनापतियों ने मतभेद और किसी अभियान से सेना का एक दिशा में जाना या दूसरी दिशा में जाने से विजय या पराजय का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। वास्तव में परिणाम अनेक कारणों की जटिल प्रक्रिया से फलित हुए थे। फिर भी यह निश्चित है कि जैसा कैप्टन महान ने यह तर्क उपस्थित किया है कि नाविक शक्ति का प्रभाव अंततः निर्णायक सिद्ध हुआ। नाविक शक्ति, क्योंकि अगर फ्रांस की जो सेना हुआ करती थी, अगर फ्रांस की सेना लेनिन ने जो मंगाई थी बाद में जो सेना आ रही थी, अगर वो बेड़ा अगर अंग्रेजों से नहीं हारता तो यहां पर फ्रांसीसी अधिकार थोड़ी बहुत दिनों तक और कर सकते थे। बात करते हैं शक्ति का प्रभाव अंततः निर्णायक सिद्ध हुआ। रॉबर्ट का मत है कि सभी कारणों का अपना महत्व था, फिर भी रॉबर्ट क्लाइव का आश्चर्यजनक प्रतिभा को भी विशेष कारण मानना उचित होगा। लेकिन होगा बात करते हैं तुम्हारा मेलेसन लिखते हैं। अब मेलेसन क्या लिखते हैं इसके बारे में देखेंगे, तो फ्रांसीसियों की पराजय का कारण उनकी दुर्भाग्य भी था, है ना। फ्रांसीसियों का कारण क्या था, उनका दुर्भाग्य भी था। दुर्भाग्य के कारण डुप्ले चितुनापल्ली पर अधिकार नहीं कर सका था। और बात करेंगे बांडीवास के युद्ध में लेली की पराजय दुर्घटनाओं के कारण हुई थी, फिर भी यह स्पष्ट है कि अनेक कारण अंग्रेजों के पक्ष में थे और फ्रांसीसियों की असफलता असंभव थी। बात करते हैं बिम्स्टेक लिखते हैं। अब ये बिम्स्टेक क्या लिखते हैं इनके बारे में देखेंगे, विंसेंट, है ना। चलो इनके बारे में ये क्या लिखते हैं, ना तो विसी को और ना ही डुप्ले पृथक या संयुक्त रूप से ऐसी सरकार के विरुद्ध सफलता का कोई अवसर नहीं रखते थे जो समुद्री मार्ग पर और गंगा घाटी के साधनों पर नियंत्रण रखती थी। डुप्ले, लेली और अन्य कर्मचारियों की दुर्बलताओं पर फ्रांसीसियों की असफलता समझने के लिए जोर देना व्यर्थ है, ठीक है ना। मतलब जो गवर्नमेंट ही वहां पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाह रही है तो आम इंसान क्या करेगा, है ना। ये सीधी बात कही गई बाद में। तो वहां की फ्रांस की सरकार ही नहीं चाहती थी कि हमारा वहां पर अस्तित्व हो, है ना। तो ये भी लोग क्या कर सकते हैं, सीधी बात ये है। फ्रांसीसियों के बारे में फिर गलत कहना क्या है, व्यर्थ की बात होगी। तो बात करेंगे अब निष्कर्ष क्या निकला, ये हम यहां पर देखेंगे। यही मेन बात है, लास्ट में जाकर निष्कर्ष बहुत बड़ी बात होती है कि निष्कर्ष अब क्या निकला, है ना। अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकला, हमारा कर्नाटक युद्ध तीसरा हो चुका है, पेरिस की संधि हो चुकी है। अब देखेंगे अब क्या यहां पर निष्कर्ष देखने को हमें मिलता है, कंक्लूजन देखेंगे। तो बात करेंगे संयुक्त वितरण से स्पष्ट हो जाता है कि कर्नाटक अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में प्राप्त सफलता से भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना हुई, जमीन तैयार कर दी थी और साथ ही फ्रांसीसियों के भारतीय साम्राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया गया था। बात करते हैं कर्नाटक विजय के पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रतिस्पर्धा नहीं बचा था। मतलब प्रतिस्पर्धा यहां पर अब कोई नहीं बचा था, कोई भी उनके अपोजिट में नहीं थे, ठीक है ना। सिर्फ कौन रहा था, सिर्फ यहां पर अंग्रेज ही अब बस रहे थे। उनकी प्रतिस्पर्धा में सारे लोग यहां से जा चुके थे। पुर्तगाली जो थे वो अपने सीमित हो गए थे, कहां पर, मतलब गोवा में और दमन और दीप में वही सीमित था, मुख्य केंद्र था और वहीं पर वह सीमित रह गए थे। उन्हें विस्तार करने से मतलब नहीं था, वो ओनली व्यापार ही कर रहे थे, ठीक ना। अगले लिखेंगे, बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य को रॉबर्ट क्लाइव और सर आयरकूट जैसे
कुशल नेत्रकर्ताओं के साथ साथ एक दृष्ट सैनिक शक्ति होने का भी लाभ मिला था। तो ध्यान रखना, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव था और कौन था, सर आयरकूट। इनके बारे में ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं। इन कारकों की वजह से ही ब्रिटिश शक्ति कालांतर में भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकी थी। ठीक है ना, चलो तो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका थर्ड कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। ठीक है ना, यहां पर आपका थर्ड कर्नाटक युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। हमने डिस्कस किया, मानते हैं कि वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन चुकी होगी। चलो कोई बात नहीं है, आपने अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा और जो जो मेन पॉइंट्स थे उनको आपने लिखा होगा। तो मेरा मानना है कि आपको सारा की सराहा होगा। लास्ट में एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हम कहते हैं पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, एक बार सभी लोग लिखेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सेकंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सेकंड कर्नाटक युद्ध। और बात करेंगे अब थर्ड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, है ना। थर्ड कर्नाटक युद्ध, तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, यहां पर संधि कौन सी होती है, आप कहोगे एक्स ला सापेल की संधि होती है। एक्स ला सापेल की संधि होती है, एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि होती है। दूसरे में आपको पंडुचेरी की संधि देखने को मिलती है, पंडुचेरी की संधि होती है ना, पंडुचेरी की संधि होती है। और तीसरे में आपको मिलेगी पेरिस की संधि। कौन सी, पेरिस की संधि देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है ना, बात करेंगे कर्नाटक फर्स्ट कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1740 से लेकर 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चला था। दूसरा 1 वर्ष के बाद 1749 से लेकर 1754 तक चला था। उसके बाद में 2 वर्ष के बाद 1756 से लेकर और 7 साल चला था, 1763 तक आपको ये युद्ध देखने को मिले थे। तो सारे के सारे युद्ध और कौन कौन सी संधियां हुई, ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है ना, ये शॉर्ट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले इतना एक बॉक्स में बंद कर लिख देते हो, इतना एक बॉक्स में बंद कर लिख देते हो, तो एग्जामिनर आपको 100% फुल मार्क्स देने वाला है। देगा तो 1-2 नंबर कम देगा, वरना फुल मार्क्स देगा। बॉक्स में इसको पहले बनाकर लिख देना, समझ लो, एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, चलो क्लास को बंद करते हैं और वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।